हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीकली रिवीजन क्लास ऑफ एसएसटी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्राफ्ट्समैन इन टीपू सुल्तान वर्कशॉप। सो टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था, ठीक है। और उसने 1782 से 1799 तक रूल किया एंड ही फाउट मैनी बैटल्स विद ब्रिटिश। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ ब्रिटिशर्स के साथ लड़ी, ठीक है। सो टीपू सुल्तान किंगडम, जो टीपू सुल्तान की किंगडम थी वो बहुत फेमस थी तलवारें बनाने के लिए, चाकू बनाने के लिए, बंदूक बनाने के लिए और बहुत सारी वॉर में लड़ने वाली चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। और वो ये सारी चीज़ें किससे बनाते थे? ये सारी चीज़ें बनाते थे लोहे से, जिसे हम कहते हैं आयरन, ठीक है। और टीपू सुल्तान इतना ब्रेव था कि उसको नाम मिल गया था अपनी प्रजा से टाइगर ऑफ मैसूर। उसे कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर। इस बात का एविडेंस हमको मिलता है उसकी कैनन से, जिसके ऊपर आपको टाइगर्स की इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल सकती हैं। उसकी गन्स पे भी टाइगर्स की इंस्क्रिप्शंस हैं और उनकी स्वॉर्ड्स पर भी, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, उसके ऊपर टाइगर की इंस्क्रिप्शन बनी हुई है, ठीक है। और जो टीपू सुल्तान की थ्रोन थी, मतलब जहाँ पे टीपू सुल्तान बैठता था, वो उसके ऊपर भी टाइगर लगाया गया था, ठीक है। और उसके कपड़े में, उसके चाकू में, हर जगह टाइगर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद टीपू सुल्तान ने एक रॉकेट बनाया सक्सेसफुली, जो मिलिट्री में यूज़ किया उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसका नाम था मैसूरियन रॉकेट, ठीक है। वो आयरन से उन्होंने उसको बनाया था, ठीक है। और इस रॉकेट को क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वॉर में इस्तेमाल किया टीपू सुल्तान ने, ठीक है, 1780s और 1790s के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में। वो बहुत स्पेशल तलवार थी। इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड शार्प एज दैट इट कुड इजीली रिप थ्रू द एनिमी आर्मर। तो जो आर्मर पहनते थे एनिमी, वो इतनी तेज थी और इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो आर्मर को भी काट देती थी। द स्वॉर्ड वॉज मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड स्टील। तो ये स्वॉर्ड किस चीज़ की बनाई गई थी? ये वुड स्टील, एक हाई कार्बन स्टील होती है, इससे बनाई गई थी, ठीक है। वुड स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड्स फॉर्म्ड अ शार्प एज। तो जब उसको स्वॉर्ड में बनाया जाता है तो उसकी जो किनारे होते हैं वो बहुत तेज होते हैं और वहाँ पे वाटर फ्लोइंग उसके ऊपर पैटर्न होता है, जैसे पानी बहता है वैसा उसके ऊपर पैटर्न बनता है। दिस यूनिक पैटर्न इज अ रिजल्ट ऑफ टाइनी कार्बन क्रिस्टल्स एम्बॉलिडेड इन द आयरन। तो ये किस वजह से बनता है? ये जो टाइनी कार्बन जो क्रिस्टल्स होते हैं उसकी वजह से ये उसकी शेप आ जाती है, ठीक है। द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग वुड्स वॉज यूज अक्रॉस साउथ इंडिया। और ये टेक्निक कहाँ फॉलो की जाती थी? ये सिर्फ साउथर्न इंडिया में ही फॉलो की जाती थी, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो बहुत अच्छी ग्रोथ करती थी और बहुत ही बढ़िया तरीके का वो सामान बनाया करती थी, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ? पहले तो उन्होंने क्या किया, जितने भी राजा थे, नवाब थे इंडिया के, उनको बुरी तरह हराया और उनके राज्य छीन लिए, ठीक है। सेकंड में क्या किया उन्होंने? न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, जितने भी फॉरेस्ट हैं उसमें विदाउट आप ब्रिटिशर्स की परमिशन आप उसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। और थर्ड उन्होंने क्या किया? हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड। उन्होंने क्या किया, जो आयरन और स्टील के जो मैन्युफैक्चरर थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए, जिससे स्टील और आयरन बनाना उनके लिए महंगा हो गया, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आयरन इंपोर्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटेन से। वो ब्रिटेन से आयरन इंडिया मंगाने लगे और बेचने लगे, ठीक है। और इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल बंद कर दी, ठीक है। लेकिन बाद में इंडिया की इंडस्ट्री हल्के हल्के फिर से चालू हुई। उसमें सबसे बड़ा नाम है टिस्को का। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं जिसमें हम समझेंगे कि टिस्को कैसे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया उन्होंने आयरन, ठीक है। Establishment of the Tata Iron and Steel Company, TISCO. Can you identify the company that makes these products? Take 10 seconds to think about each product. Yes, you are right. These products are made by the Tata Group of companies. Do you know that they were the first ones to establish an iron and steel company in India? This company was known as the Tata Iron and Steel Company, or TISCO. Today, we will see how this happened.
the arrival of the British had adversely affected the Indian iron and steel industry. By the early 20th century, the local artisans faced new competition from an Indian company. This happened because of the efforts of a person named Jamsetji Nasarwanji Tata. Jamsetji Nasarwanji Tata was an Indian businessman and industrialist born to a Parsi family on the 3rd of March 1839. He grew up to be a smart businessman. His quest for iron began in 1869 when he attended a lecture in Manchester. This was when he heard Thomas Carlyle's words, "The nation that acquires control of iron soon acquires control of gold." He began looking for a man who could help him find iron ore. He finally found a famous American geologist named Charles Weld. Charles Weld and Dorabji Tata, the eldest son of Jamshedji Tata, traveled to Chhattisgarh in search of iron ore deposits. One day, after traveling for many hours in the forests, Weld and Dorabji found a group of people carrying basket loads of iron ore. These were the Agaryas, a community of iron smelters. The Agaryas directed them to the Rajhara Hills, which had one of the finest ore deposits in the world. But there was a problem. They couldn't set up an iron and steel plant at the Rajhara Hills due to a lack of water, which was essential to run a factory. A few years later, the Tatas found an area on the banks of river Subarnarekha. They cleared a large area of the forest and set up the factory and an industrial township, which is now known as Jamshedpur. TISCO began producing steel in 1912. It was set up at the right time. In 1914, the First World War broke out. Iron and steel had to be used for the war. This led to a decline in the imports of British iron and steel to India. So, the Indian Railways turned to TISCO for the supply of rails. TISCO also produced shells and carriage wheels for the war. By 1919, the British government was buying 90% of the steel manufactured by TISCO. Gradually, TISCO became the biggest iron and steel manufacturing company in India, and it continues to be one of the major producers of steel even today. अब देखो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। ब्रिटिशर ट्रेड करने के लिए इंडिया आए थे, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया दैट रूलिंग ओवर इंडिया कुड हेल्प देम मेक मोर प्रॉफिट। अगर वो इंडिया में राज करेंगे तो इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और वो उनकी ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया इंडिया पे। उसकी तरफ वो प्लानिंग करने लगे और इंडिया के रूलर्स को वहाँ से हटाने लगे और खुद रूल स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, However, they considered Indian their custom, tradition and values to be inferior, और वो इंडियंस को इन्फीरियर भी समझते थे। वो समझते थे कि हम हाई क्लास लोग हैं, जो इंडियन हैं वो इन्फीरियर लोग हैं, बिल्कुल जाहिल लोग हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। तो वो है ओरिएंट एंड ओरिएंटिज्म। ओरिएंट का मतलब क्या होता है? ओरिएंट का मतलब होता है जो भी कंट्री ईस्ट एशिया के अंदर आती हैं उनको क्या जाया जाता है? ओरिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटिज्म। उसका मतलब क्या है? स्कॉलरली स्टडी ऑफ हिस्ट्री द डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ एशिया। अगर आप एशिया के बारे में स्टडी करोगे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ओरिएंटलिज्म। ठीक है, सो इस वीक में हमने यही टॉपिक्स पढ़े थे, तो आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।